करियर गाइडेंस कार्यक्रम में श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर सुनीत नैथानी, जो कि सहायक प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, दून विश्वविद्यालय, देहरादून में। आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा पर्यावरण अध्ययन और रोजगार संभावनाएं। डॉक्टर सुनीत नैथानी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रोताओं को भी मेरी तरफ से नमस्कार। डॉक्टर सुनीत नैथानी, पर्यावरण आज का सबसे चर्चित विषय है। जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो इससे क्या आशय है? इसके अंतर्गत किस तरह का शिक्षण कार्य होता है? देखिए, पर्यावरण विषय अपने आप में एक ये बहुत बड़ा डोमेन है। अम्ब्रेला इसका बहुत बड़ा है। और पर्यावरण का मतलब है कि मनुष्य को अगर आप केंद्रीय स्थिति में रखें तो उस केंद्रीय स्थिति में होते हुए वातावरण, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो साइंटिफिक एनवायरनमेंट हो, चाहे वो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, जो भी चीज़ें, जो भी कारक व्यक्ति विशेष को प्रभावित कर रही हैं, वो सारे कंपोनेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ये जो विषय है, ये किस स्तर से पढ़ाया जाना शुरू होता है? क्या ये 10वीं 12वीं के पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है? बिल्कुल, ये तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी बंधु। ये विषय अब हम कक्षा 1 से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम कहते हैं जल, जंगल और ज़मीन। जब हम कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को पढ़ाते हैं कि बेटा जल क्या है, बेटा जंगल क्या है, बेटा ज़मीन क्या है, और इवन इस जंगल, जल, जंगल और ज़मीन को कविता के माध्यम से, नैतिक शिक्षा के माध्यम से, या इवन एनवायरमेंटल स्टडीज़ के माध्यम से शुरुआत के पाठ्यक्रम से ही इसको पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि नॉट ओनली अवेयरनेस। आजकल एक बड़ा कन्फ्यूजन है पूरे समाज में। लोग, हर कोई बड़े से बड़ा वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट आता है या कोई भारत सरकार ही अगर कोई प्रोजेक्ट ले रही है, सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सब कहते हैं साहब हम अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली अवेयरनेस कैंपेन। अब बात होनी चाहिए कॉशियसनेस की। कॉशियसनेस वो है कि जब आदमी उस चीज़ को रिपीटेडली, उस गुड प्रैक्टिस को अपनी आदतों में शुमार करे, दैट इज़ कॉल्ड कॉशियसनेस। तो अवेयरनेस मतलब आप भी जान रहे हैं, आप इसीलिए तो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल शिक्षा क्या है, बिकॉज यू आर अवेयर। कॉशियस तब हैं जब आप पॉलिथीन में सामान लाना बंद करें बाजार से, जी, दैट इज़ कॉशियसनेस। वो कॉशियसनेस का आना ज़रूरी है। इसीलिए बहुत छोटे कक्षाओं से और बड़ी कक्षा तक इसको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि पूरा विश्व समाज इसका अध्ययन करे, इसको समझे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको लाने का प्रयास करे। डॉक्टर नैथानी, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण की शिक्षा तो दी जाती है, इसको एक अनिवार्य विषय के रूप में भी शामिल किया गया था। लेकिन जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो बीए कोर्सेज में, बीएससी कोर्सेज में किस तरह से शामिल किया गया है, ये थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। देखिए, अभी एक बहुत ही अच्छी पहल करी है भारत सरकार ने, यूजीसी ने। उन्होंने जो इम्पॉर्टेंट विषय हैं, बिकॉज इस मानव मंडल के अतिक्रमण की वजह से, चाहे वो विकास के नाम पे अतिक्रमण है, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन कहेंगे विकास के नाम पे, चाहे उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे इसको दूषित करने की कोशिश करी है हमारे पूरे वातावरण को, हमारे पूरे एनवायरनमेंट को, तो ये सोचा गया विश्व पटल पर विद्वानों द्वारा, चिंतकों द्वारा और इम्प्लीमेंटर्स के द्वारा कि हमें अगर कॉशियसनेस को बढ़ाना है तो सिर्फ साइंस के विद्यार्थी ही पर्यावरण को ना पढ़ें। ये जो ऑनर्स के बच्चे हैं, जो और विषयों के बच्चे हैं, उनको सामान्य ज्ञान पर्यावरण का दिया जाना चाहिए। तो यूजीसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि सामान्य जो अंडर ग्रेजुएट्स बच्चे हैं वो भी एनवायरनमेंट के विषय को पढ़ें, और जिसको पारंगत होना है वो उसमें बीएससी और एमएससी, इवन एमटेक एंड देन पीएचडी शोधार्थी की तरह उस पर काम करें। जी, आपने कहा कि बीएससी, तो क्या ये हमारे सभी विश्वविद्यालयों में ये विषय उपलब्ध है? हाँ, ये मैंडेटरी है। अब ये मैंडेटरी है यूजीसी की तरफ से कि जितने भी बीएससी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना ज़रूरी है, एक कंपोनेंट के तौर पे, एक कोर्स कंपोनेंट के तौर पे पढ़ाया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन, जो इसका महत्वपूर्ण अंग है, वो भी पढ़ाया जाता है। तो क्या एनवायरमेंटल स्टडीज़ में प्रवेश पाने के लिए साइंस बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है? जी, वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास बेसिक नॉलेज पीछे साइंस का होना ज़रूरी है।
तो जैसे अभी हमारे यहाँ दून विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बीएससी एनवायरमेंटल साइंस नहीं है, यहाँ पर एमएससी है। एमएससी के लिए बच्चे का बीएससी होना ज़रूरी है, तब उसके जो कॉन्सेप्ट हैं अगर वो पहले से क्लियर हैं तो वो जो हमारी उच्चतम शिक्षा या उच्च शिक्षा जिसको बोलते हैं उसके आयाम उसके खुलते हैं। इसलिए बीएससी होना उसका किसी भी विषय में, साइंस के किसी विषय में आवश्यक है। जी। अब यदि हम एमएससी की बात करें तो उसके लिए क्या कोई प्रवेश परीक्षा आप आयोजित करते हैं या केवल अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर प्रवेश मिल जाता है? देश काल और परिस्थिति के अनुरूप जब कोरोना एक पैंडमिक के तौर पे पूरे विश्व पटल में फैला, उस वक्त सरकार ने इसको मेरिट बेस्ड बनाया और बच्चों को प्रवेश दिलवाया कि बच्चे मेरिट बेस पे आएंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई दूसरा और चारा नहीं था, किसी भी विश्वविद्यालय के पास दूसरा चारा नहीं था कि ऑफलाइन आके बच्चों को टेस्ट लिवाया जाए। लेकिन जो दून विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस है, जो हमारा चार्टर है, हम लोग इसको एंट्रेंस परीक्षा के तौर पर इसको लेते हैं और फिर विद्यार्थियों का चयन करते हैं। तो ये तो एक प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है जी, तो उस तरह की सुविधाएं आप उपलब्ध कराते हैं अपने छात्र छात्राओं को? बहुत अच्छी सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास बहुत अच्छी लैब्स हैं एनवायरमेंटल साइंस की, बेसिक साइंस की हमारी लैब्स इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। एनवायरमेंटल साइंस की स्पेशली हमारी लैब्स नैनो टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट में काम हो रहा है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में काम हो रहा है, अब इकोलॉजी में काम हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी में काम हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस पे काम हो रहा है, अच्छे कंपोनेंट्स के ऊपर काम हो रहा है। क्या ई वेस्ट पर भी कोई काम हो रहा है? ई वेस्ट पर हमारे यहाँ स्पेसिफिकली एक आधा दो लोग शायद उस विषय को छू रहे हैं अब, क्योंकि उसमें विषय विशेषज्ञ का होना ज़रूरी है। तो जो वेस्ट मैनेजमेंट के लोग हैं वो इस विषय पर सर्टेनली काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि नेट की परीक्षा होती है विभिन्न विषयों के लिए, जेआरएफ जिसे हम कहते हैं, तो क्या ये उसका अंग है? इसमें भी आप जेआरएफ हो सकते हैं? नहीं, इसका आशय थोड़ा सा डिफरेंट है। जब बच्चा एमएससी कर लेता है और उसको आगे उसके पास एक शोधार्थी की आंख है, अगर किसी विद्यार्थी के पास एक शोधार्थी की आंख है, यानी इफ समवन इज हैविंग अ रिसर्चर्स आई विद हिम और हर, जो बच्चा उस विषय में पारंगत या विषय विशेषज्ञ होना चाह रहा है, तब वो अगली अग्रिम पढ़ाई के लिए, उच्चतर शिक्षा के लिए यानी पीएचडी करने के लिए उसको यूजीसी नेट देना पड़ता है। यूजीसी नेट में जो टॉप रैंकिंग होती है उसको जेआरएफ बोलते हैं, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है। अदरवाइज उसके नीचे की जो रैंकिंग है वो नेट है। उसको देने के बाद वो एलिजिबल हो जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए या अपने ज्ञान को प्रसारित करने के लिए एक आचार्य के तौर पर। जी, जैसे कि हमने आरंभ में ही चर्चा की थी कि ये बहुत ही चर्चित विषय और सरकारों का इस ओर बहुत ध्यान जा रहा है और जाना भी चाहिए। तो किस तरह के रोज़गार उपलब्ध हो रहे हैं यदि वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं? देखिए भारती साहब, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर पूरे विश्व पटल को देखा जाए तो हर विभाग में, जो विभाग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जितने हैं और जितने कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, वहाँ एक्सेल है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसको बोलते हैं। और जितने साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इंजीनियर, हेल्थ एंड सेफ्टी, एनवायरमेंटल इंजीनियर, एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजर्स, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्रियलाइजेशन का, चाहे वो केमिकल फैक्ट्री है, चाहे वो इक्विपमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है, चाहे वो इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, चाहे वो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट का होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होता है, अब नितांत आवश्यक है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से एनओसी लेना। उस एनओसी को लेने के लिए आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लानिंग, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट एक रिपोर्ट फॉर्म में सरकार को जमा करने पड़ते हैं। उस कार्य को कौन करेगा? उस कार्य को यही विषय विशेषज्ञ करेंगे जिनको आप कह रहे हैं कि वो कौन बच्चे जॉब के तौर पर लिए जाएंगे। यही वो बच्चे हैं जो ज्ञान अर्जित करके और एनवायरमेंटल इंजीनियर या एनवायरमेंटल एक्सपर्ट बन के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की डिफरेंट स्कीमों में जा रहे हैं, डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जिनके वर्ल्ड लेवल पे प्लेटफॉर्म है, और फिर वो रिपोर्ट तैयार करी जा रही है जो अब मैंडेटरी है।
हर सरकार। तो हम कह सकते हैं कि अनंत संभावनाएं हैं इस विषय को लेकर, यदि कोई छात्र या छात्रा अध्ययन करते हैं तो बिल्कुल बहुत इसका बिल्कुल स्कोप बिल्कुल, है। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई संदेह भी नहीं है कि जो विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर रहा है, जो सिर्फ पढ़ रहा है, जिसको डिग्री लेनी है, उसकी गारंटी न तो आप, न संस्थान, न मैं, वो कोई नहीं दे सकता। लेकिन जो विद्यार्थी हर संभव 100% अपना जीवन अगर उस अध्ययन को अर्जित करने में लगा रहा है, उसको 100% नौकरी उसके पास है। जी, तो हम उन युवाओं से, जो युवा कहीं भटके हुए हैं और विषयों को चयन करने के मामले में दुविधाग्रस्त हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि वो इस विषय को लेकर रुचि के साथ पढ़कर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसमें भारती साहब दो राय है ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट इस समय एक ऐसा ज्वलंत विषय हो चुका है पूरे विश्व में, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के नाम पर हो, चाहे वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के नाम पर हो, चाहे वो कार्बन फुटप्रिंट के नाम पर हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर हो, चाहे वो आपदा प्रबंधन के नाम पर हो। ये सब एनवायरनमेंट के विषय हैं। अब इस पूरे ग्लोब को फटाफट देखना, उसका विश्लेषण करना, उसका आकलन करना, उसके लिए भी एक टूल एंड टेक्नोलॉजी है जो एनवायरमेंटल विषय के अंदर ही है, जिसको रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कहा जाता है। वो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कम समय पर आपको बहुत बृहद इलाके की और इनएक्सेसिबल एरियाज़ की, जहां आप जा नहीं सकते, वहां की भी मैपिंग करके देती है। जैसे ग्लेशियरों का गलना, फॉरेस्ट में आग लग रही है, भूस्खलन होना जहां आप जा नहीं पाते हैं, समुद्र स्थलों का बढ़ना, मौसम की जानकारी, ये सब कहाँ से मिल रही है? एटीएम, बैंक से जो एटीएम से आप पैसे निकालते हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? ये सब उपग्रहों के माध्यम से संभव हो पा रहा है। ये रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस की सुविधा भी विश्वविद्यालयों में एनवायरनमेंट विषय के अंदर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जो बच्चा अपना जीवन बनाना चाहता है, वो एक पर्टिकुलर एक कोर्स को चुन करके उसके आगे यूजीसी नेट की तैयारी करे, ज्ञान अर्जित करे और अपने को लाभान्वित करे, अपना जीवन सफल बनाए। हम यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो नोबेल प्राइज़ भी मिला संस्थाओं को जिन्होंने इस विषय पर कार्य किया। जी जी, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। ये जो हमारी टेरी के जो पचौरी साहब थे, उनमें से एक थे, तो जिन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी। उन्होंने ग्लेशियरों के, समुद्र स्थल, समुद्रों का बढ़ना और तापमान के बढ़ने की गणना को बताया था। कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा बहुत, लेकिन सत्य है, चाहे वो किसी भी साइंटिफिक रीजन में हो, पर बात सत्य है। और भारत सरकार ने पृथ्वी मंत्रालय भी घोषित किया नाम। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। जी, तो बहुत संभावनाएं हैं। तो आज आपने बहुत विस्तार से इन संभावनाओं के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी दी। आप आकाशवाणी स्टूडियोज़ में आए डॉक्टर नैथानी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।